ओके, सो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पढ़ना स्टार्ट किया था। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रेट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, आपके जो एक्सचेंज रेट होते हैं, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जब हम किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं तो वो जिस दर पे करते हैं उस दर को हम क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं या फिर एक्सचेंज रेट कहते हैं। हमारे एक्सचेंज रेट में जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं तो फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने रिस्क आ जाता है ना, हमारे सामने एक खतरा रहता है किस चीज़ का, लॉस का, है ना, हानि हो सकती है हमको। तो उस हानि को कम करने के लिए, उस हानि की संभावना को कम करने के लिए, या उस समय जो अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है ना, अनसर्टेनिटी की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि क्या हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो उस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन से डील करने के लिए और उस अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमें रिस्क मिल सकता है देखने को, जो हमारी कंपनी को रिस्क देखने को मिल सकता है या हमारी कंपनी में लॉस हो सकता है, उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो आपकी हेजिंग टेक्निक्स है ना। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग सिंपली वो टूल है, वो टेक्निक है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो उन्हीं हेजिंग टेक्निक्स को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हेजिंग टेक्निक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आपका कहलाता है इंटरनल टेक्निक्स और सेकेंड पार्ट कहलाता है एक्सटर्नल टेक्निक्स। इंटरनल टेक्निक्स आपकी पैसिव टेक्निक्स होती हैं और जो आपकी एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं वो आपकी एक्टिव टेक्निक्स होती हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि जो आपकी इंटरनल टेक्निक्स होती हैं वो आप अपनी कंपनी में अप्लाई करते हो और उसके लिए किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप जनरली साइन नहीं करते हैं ना, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। जो जितनी भी कंपनी के साथ जो एसोसिएटेड मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर कभी कभी आउटसाइडर्स भी होते हैं, पर इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल है वो कम्प्लीटली फॉर्मल प्रोसीजर होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोजर और रिस्क भी आपको क्लियर हो गया होगा। रिस्क में आपका जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसकी वजह से जो एक लॉस की पॉसिबिलिटी बनती है, अनसर्टेनिटी की कंडीशन आती है, वो रिस्क होती है। और उस अनसर्टेनिटी की कंडीशन की वजह से हमारी कंपनी पे जो इम्पैक्ट आता है वो एक्सपोजर होता है, ठीक है। रिस्क होता है इन जनरल, जो कि जोखिम उत्पन्न हो रहा है विनिमय दरों में परिवर्तन की वजह से, वो तो रिस्क है, वो तो जोखिम है। पर उस जोखिम का असर क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर, हमारी इंटरप्राइज पे। इंटरप्राइज का मतलब हो गया हमारी एसेट्स पे, हमारी लाइबिलिटीज़ पे, हमारे इनकम स्टेटमेंट्स पे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट आ रहा होता है उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। ये डिफरेंस है रिस्क एंड एक्सपोजर में। अब हमने इंटरनल टेक्निक्स में कल पढ़ा था, दो इंटरनल टेक्निक्स पढ़नी थी, उसके आगे की हमें पढ़नी है। तो दो हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, एक पढ़ा था नेटिंग, दूसरा पढ़ा था मैचिंग। नेटिंग में मैंने बताया था कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट नेचर के, है ना। एक डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है, एक पेमेंट है, दूसरा रिसिप्ट है, उसे हम क्या करते हैं, आपस में नेट ऑफ कर देते हैं। उसका जो बैलेंस बचता है, जो नेट वैल्यू बचती है, सिर्फ उतने का रिस्क हम पर रह जाता है और बाकी की वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में ही नेट ऑफ हो जाती है ना। यही हमारा था नेटिंग। और मैचिंग में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर था। मैचिंग में भी हम क्या कर रहे थे, हम ट्रांजेक्शन्स को मैच कर रहे थे। पर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आपके ट्रांजेक्शन कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट नेचर के। अगर आपको अपनी 3 सब्सिडरी कंपनीज को अलग अलग पेमेंट्स करनी है, 3 पेमेंट्स करनी है, तो वो आपकी नेटिंग मैचिंग में नहीं आ सकती, क्योंकि आपको तीनों को क्या करना है, तीनों को पेमेंट करना है। तो जो उसका सम होगा उतना आपके ऊपर रिस्क बनेगा। लेकिन अगर आपको 2 सब्सिडरीज को पेमेंट करनी है और एक सब्सिडरी से रिसीविंग लेनी है, तब आप उस अमाउंट को क्या कर सकते हो, आपस में नेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि वो ऑपोजिट नेचर का हो गया। कुछ आपको देना है, कुछ आपको मिलना है ना, कुछ पेमेंट है, कुछ रिसिप्ट्स हैं। तब आप उस बैलेंस को आपस में नेट ऑफ कर सकते हो, आपस में उसको घटाकर उसकी जो नेट अमाउंट निकलेगी, आप कह सकते हो कि आपके ऊपर उतने का एक्सपोजर बन रहा है। मतलब अगर फ्लक्चुएशंस आएंगे तो आपको जो जोखिम उठाना पड़ सकता है वो सिर्फ उतने अमाउंट का है ना, जो नेट अमाउंट होगा उतने अमाउंट का। और मैचिंग में भी आप सेम यही कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, आप अपने जो ट्रांजैक्शंस थे उनको मैच कर रहे थे और देख रहे थे कि नेट अमाउंट कितना बच रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर डिफरेंस क्या है दोनों में। भाई दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों हेजिंग की टेक्निक्स हैं,
दोनों हेजिंग की इंटरनल टेक्निक्स में आती हैं, दोनों को हम पैसिव टेक्निक्स कहते हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इसमें ये है कि आपका जो नेटिंग होता है वो विद इन अ ग्रुप चलने वाली प्रोसेस है ना। नेटिंग की जो हम अप्लाई करते हैं टेक्निक, वो किस पर करते हैं? उन सभी मेंबर्स पे करते हैं जो एक सिंगल ग्रुप के मेंबर होते हैं या एक सिंगल ग्रुप में आ रहे होते हैं, विद इन अ ग्रुप। और जो आपका मैचिंग है वो आउटसाइडर्स के लिए भी होता है, थर्ड पार्टी के लिए भी होता है। यही एक मेन बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अगर ऐसे आप देखोगे ओवरऑल तो आपको लगेगा दोनों सेम है, पर एक बेसिक सा कंसेप्चुअल डिफरेंस ये है कि आप नेटिंग में विद इन अ ग्रुप कंपनीज की बात कर रहे हो। विद इन अ ग्रुप मीन्स आप ही की एसोसिएटेड कंपनीज, आपकी ही सब्सिडरीज, आपकी ही होल्डिंग कंपनीज, आपकी ही ब्रांचेस, तो वो आपसे ही तो एसोसिएटेड है। वो क्या है? वो आपस में लिंक है और वो एक ग्रुप का पार्ट है ना। एक ग्रुप है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसी की वो सारे पार्ट्स हैं। लेकिन मैचिंग में क्या है? मैचिंग में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। बस यही एक डिफरेंस होता है नेटिंग और मैचिंग में। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारी थर्ड इंटरनल टेक्निक है, लीडिंग एंड लैगिंग। ये साथ में लिखा है पर ये दोनों अलग अलग तरीके होते हैं, पर दोनों ही कंट्रास्ट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये साथ में लिखे हुए हैं, है ना। आपको समझने में भी आसानी होगी। पहला आपका था नेटिंग, दूसरा था मैचिंग और तीसरा आपका है लीडिंग एंड लैगिंग। ये क्या है? ये इंटरनल टेक्निक्स है। और किसकी इंटरनल टेक्निक्स है? हेजिंग की, जिसमें आप क्या करते हो? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करने का काम करते हो, एलिमिनेट करने का काम करते हो। तो हम देखते हैं लीडिंग और लैगिंग होता क्या है। देखिए लीडिंग एंड लैगिंग का पहले तो मैं मतलब बता देती हूँ, फिर पढ़ते हैं। देखिए लीड लेना मीन्स क्या होता है? लीड आप कब लेते हो किसी से? आप जो इसमें वर्ड यूज किया गया है सिंपली उसका मतलब समझो, है ना। लीडिंग और लैगिंग, लैगिंग मीन्स पीछे छूट जाना, लैग बिहाइंड, है ना। और लीड ले लेना मतलब आगे निकल जाना। तो लीड कब आप ले सकते हो? जब आप क्विक होगे, फास्ट होगे, है ना। जब आप स्पीड में, अगर आप सपोज रेस हो रही है तो लीड कौन लेगा? जो तेज दौड़ेगा, राइट। और लैग बिहाइंड यानी कि पीछे छूट जाना, देर हो जाना, है ना। तो वही सेम चीज़, उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे एप्लीकेबल करिएगा। लीडिंग का मतलब होता है अपने ट्रांजेक्शन्स को क्विक कर देना, फास्ट कर देना, स्पीडी कर देना। और लैगिंग का मतलब होता है अपने ट्रांजेक्शन्स को स्लो डाउन कर देना, अपने ट्रांजेक्शन्स को, जो डीलिंग्स होने वाली हैं, जब हम उसे एक तरह से आप कह सकते हो डिले कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लैगिंग, यानी कि अपनी स्पीड को स्लो कर देना। और लीडिंग मीन्स क्विक कर देना, अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को क्विक कर देना। अब समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये कैसे एप्लीकेबल होता है। पहले तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लीडिंग मीन्स पेइंग एन ऑब्लिगेशन इन एडवांस। देखिए मैंने अभी बताया लीडिंग का मतलब होता है अपने ट्रांजेक्शन्स को क्या करना? क्विक कर देना, स्पीडी कर देना। तो आपने क्या करा? आपको कोई, आपके ऊपर कोई दायित्व था, ऑब्लिगेशन था, उसको आपने क्या करा? एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। आपने उस टाइम का वेट नहीं करा। सपोज आपको 15 जून 2021 को कोई पेमेंट करना था और आपने क्या करा? उस पेमेंट को 15 को ना करके 10 जून को कर दिया, है ना। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे लीडिंग। आपने क्या किया है? अपने, अब आपको जो डील करनी थी, डील फाइनल करनी थी, सेटल करना था, जो भी ट्रांजेक्शन था आपका, उसे आपने क्या कर दिया? उसे आपने प्रीपोन कर दिया, ठीक है। जो उसकी ड्यू डेट थी, जो उसकी शेड्यूल डेट थी, आपने उससे पहले उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया, उसको फुलफिल कर दिया या अकम्प्लिश कर दिया, ठीक है। उसको आपने डेट से पहले ही पूरा कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लीडिंग, है ना। लीडिंग मीन्स पेइंग एन ऑब्लिगेशन इन एडवांस। एडवांस में जब आप पेमेंट दे देते हो ऑफ द ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी कि जो आपका डेट फाइनल किया गया है ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, उस डेट से पहले आपने उस ट्रांजेक्शन को कर दिया। एंड लैगिंग मीन्स डिलेइंग द पेमेंट, मतलब आपने क्या करा? आपने पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया। लैगिंग मीन्स आपने अपने पेमेंट को क्या कर दिया? आपने अपने ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया पेमेंट करने में, ठीक है। लीडिंग मीन्स ट्रांजेक्शन्स को क्विक करना। क्विक कैसे करोगे? एडवांस में करके, है ना। जब आप अपना डील, अपना ट्रांजेक्शन प्रीपोन कर दोगे, डेट से पहले ही उसे फाइनल कर दोगे। 15 तारीख को पेमेंट करनी थी, 10 ही को कर दी, तो वो एडवांस पेमेंट हो गई ना। आपने क्या करा? क्विकली पेमेंट कर दिया। तो जब आप क्विकली पेमेंट कर रहे हो, स्पीड में कर रहे हो, तब आप क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे लीडिंग, टाइम से पहले पेमेंट कर देना, है ना, एडवांस में। और लैगिंग मीन्स डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। देखिए लैगिंग मीन्स डिलेइंग पेमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन
बियॉन्ड इट्स ड्यू डेट के बाद पेमेंट करना। 15 जून 2021 की ड्यू डेट थी और आपने क्या करा, आपने उस ट्रांजेक्शन को फाइनल किया जाके 25 जून को, तो ये क्या हो गया, ये डिले हो गया, देर हो गई ना आपको डील करने में, है ना, आपने क्या करा, देरी कर दी, तो वो क्या हो गया, वो हो गया पोस्टपोनमेंट, या फिर आप कह सकते हो लैगिंग। इसको फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की भाषा में, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में अगर आप इसको बोलो तो क्या कहोगे, प्रीपोनमेंट मीन्स लीडिंग और पोस्टपोनमेंट मीन्स लैगिंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट बेसिकली रिफर्स टू क्रेडिट टर्म्स एंड पेमेंट बिटवीन एसोसिएट कंपनीज विद इन अ ग्रुप। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विद इन अ ग्रुप की बात हो रही है, जिसकी बात हम कहाँ पर कर रहे थे, नेटिंग में कर रहे थे। मैचिंग में विद इन अ ग्रुप नहीं था, मैचिंग में क्या था, मैचिंग में थर्ड पार्टी थी, राइट, हम आउटसाइड द ग्रुप जा रहे थे, पर नेटिंग में क्या था, नेटिंग में आपका विद इन द ग्रुप था। और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम विद इन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, उन कंपनीज के बीच में लीडिंग एंड लैगिंग की बात कर रहे हैं जो एक ही कंपनीज की मेंबर हैं, या आप कह सकते हो एक ही कंपनीज की एसोसिएट्स हैं। एसोसिएट्स मीन्स सब्सिडरीज हो सकती हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं, राइट। In forex market where exchange rates are constantly fluctuating, the leading and lagging tactics come handy to take advantage of expected rise and fall in exchange rates. अब आता है कि लीड और लैग का यूज़ होता क्यों है ना, लीडिंग एंड लैगिंग आप यूज़ करते हो, रिस्क को कम करते हो, पर कैसे, रिस्क कैसे कम होता है, उससे पॉइंट ये बनता है। आपको पता है जितना भी रिस्क रेज हो रहा है उसका जो एक मेजर रीज़न है वो क्या होता है, वो होता है आपके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशंस ना हो, एक्सचेंज रेट अगर फिक्स्ड हो जाए, एक स्टेबल उस पर चलता रहे हमेशा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम रेज तभी होती है जब फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो फ्लक्चुएशंस होने की वजह से कई बार आपको राइज देखने को मिलता है और कई बार आपको फॉल देखने को मिलता है। कई बार आपकी करेंसी वीक हो जाती है, कई बार आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है कंपैरेटिवली। तो उन कंडीशंस का बेनिफिट लेने के लिए हम लीडिंग एंड लैगिंग का यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से पढ़ देती हूँ। द लीडिंग एंड लैगिंग टैक्टिक्स कम हैंडी टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेक्टेड राइज एंड फॉल एक्सचेंज रेट्स, राइज एंड फॉल इन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, इन टैक्टिक्स का यूज़, इन स्ट्रैटेजीज का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब हमें एक्सचेंज रेट में आने वाले राइज एंड फॉल का, उतार चढ़ाव का लाभ लेना होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लीडिंग और लैगिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, कंपनी ए इज सब्सिडरी ऑफ कंपनी बी लोकेटेड इन इंडिया, ओज मनी टू सब्सिडरी सी इन कैनेडा। ठीक है, द बिल इज इनवॉइस्ड इन $, एंड ड्यू फॉर पेमेंट इन 3 months। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 3 months time, assume that rupee is likely to devaluate in 3 months time by around 20%। कितने परसेंट से डिवैल्यूएशन होने की संभावना है, 20% से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो वो है, जो आपका करेंसी है वो क्या हो सकता है, वो डिवैल्यूएट हो सकता है, आपको ऐसी संभावना लग रही है। ठीक है, इन सच a situation it makes great sense to lead the payment to Canadian company in dollars so that it needs to part with less unit of rupees today than after 3 months. Thus leading becomes pretty tempting and the converse holds goods for lagging. However, it is quite essential for companies to factor the impact of relative interest rate, expected currency movements and after tax effect into the leading and lagging decision. देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो कौन सी है, बी आपकी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, बी आपकी क्या है, होल्डिंग कंपनी है, और बी आपकी होल्डिंग कंपनी है और उसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, एक ए है और दूसरी कौन सी है, सी है। सी जो है वो कहाँ पर है, वो कनाडा में है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कुछ मनी ओ किया है, किससे, सी से, है ना, जो आपकी सब्सिडरी है। ठीक, द बिल इज इनवॉइस्ड इन $, जो आपका बिल है, बिल क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, जब आप कोई भी सामान खरीदते बेचते हो या जहाँ पर भी आपकी पेमेंट की बात आती है वहाँ पर आप बिल ड्रॉ कर देते हो। अगर आप इंस्टेंट पेमेंट नहीं कर सकते, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते,
तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, आप बिल ड्रॉ कर देते हो, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए बिल ड्रॉ कर देते हो, उस टाइम पीरियड के बाद वो बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, बिल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बिल बना दिया है, किस में बनाया है, यूएस डॉलर में बनाया है। और पेमेंट कब होनी है, 3 महीने बाद होनी है। पेमेंट हमारी इंस्टेंट नहीं है, पेमेंट कब हो रही है हमारी, पेमेंट हो रही है हमारी 3 महीने बाद। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद आपकी जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट हो सकती है। अब डीवैल्यूएट का मतलब क्या था, डीवैल्यूएट का मतलब था आपको याद होगा, मैंने एक टर्म पढ़ाया था डेप्रीसिएशन, है ना। डेप्रीसिएशन में क्या होता था, डेप्रीसिएशन में उसकी रिलेटिव वैल्यू कम हो जाती थी। आप क्या करते थे, आप कंपैरिजन करके देखते थे दूसरी करेंसी से, और हमारी जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती थी तो हम कहते थे कि हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। इसके ऑपोजिट जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती थी तो हम कहते थे करेंसी एप्रिशिएट हो गई, है ना। लेकिन ये हम कैसे देखते थे, कंपैरेटिवली देखते थे, कंपैरिजन करके देखते थे। तो और ये जनरली कहाँ पर टर्म यूज होगा, जहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, क्योंकि तभी तो आप कंपैरिजन करोगे। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा उसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप एक तरह से कंपैरिजन करके देखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डीवैल्यूएट। डीवैल्यूएट मीन्स जब आपका फिक्स्ड सिस्टम चल रहा है या सेमी फिक्स्ड सिस्टम चल रहा है, उस कंडीशन में जब आप खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा देते हो। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम हमारे देश की सरकार या जिसका भी कंट्रोल होता है, जब वो खुद से उस करेंसी की वैल्यू को घटाती है तब हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है जब रिलेटिवली अपने आप घट जाती है ना, तो वो होता है डेप्रिसिएशन। और डिवैल्यूएशन जब हम खुद से उस वैल्यू को कम कर देते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम जनरली ऐसा करते हैं, इंपोर्ट को कम करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी करेंसी की जो रुपी है, इंडियन रुपी है, क्योंकि आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, तो जो यहाँ की करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ की करेंसी की जो वैल्यू है वो 3 महीने बाद घट सकती है, आपको ऐसा अंदेशा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सच अ सिचुएशन इट मेक्स ग्रेट सेंस टू लीड द पेमेंट इन कैनेडियन कंपनी इन डॉलर्स। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जो कैनेडियन कंपनी है उसको आपको जो पेमेंट करनी है वो आप अभी के अभी कर दो, है ना। पेमेंट को क्या कर दो, फास्ट ट्रैक पर डाल दो, पेमेंट को क्विक कर दो, स्पीडी कर दो, और 3 महीने बाद पेमेंट ना करके आज के आज पेमेंट कर दो। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब आपका जो करेंसी है वो वीक हो जाएगी ना डॉलर के कंपैरिजन में। डिवैल्यूएट होना मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। अब जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, इंटरनल वैल्यू, तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। तो अगर आप 3 महीने बाद पेमेंट करोगे तो आप नुकसान में चले जाओगे ना, आपकी करेंसी वीक है, और उस कंडीशन में जब आप पेमेंट करोगे तो आपको नुकसान होगा, सामने वाली पार्टी को फायदा होगा। उस नुकसान को ना होने देने के लिए या उसे रिकवर करने के लिए आप क्या सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप पेमेंट को क्विक कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, या इजी लैंग्वेज में बोलो तो प्रीपोन कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं लीडिंग। और अगर इसके ऑपोजिट कंडीशन आपको लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप पेमेंट को पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा अंदेशा है, अगर आपको ऐसा डाउट है कि 3 महीने बाद आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, यूएस डॉलर वीक हो जाएगा और आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पेमेंट को क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मेनली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी करेंसी कैसी सिचुएशन में चल रही है और जिस टाइम पे हमें पेमेंट करनी है उस समय की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब उसमें राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है। ठीक है, आपकी करेंसी की वैल्यू में राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है, इसके बेस पर हम तय करते हैं कि हमें लीडिंग करना है या लैगिंग करना है, हमें अपने पेमेंट्स को प्रीपोन कर देना है या पोस्टपोन कर देना है। इन सिचुएशंस का फ़ायदा उठाने के लिए, इन सिचुएशंस का बेनिफिट लेने के लिए ही हम लीडिंग और लैगिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, दस लीडिंग बिकम्स प्रिटी टेम्पटिंग एंड कन्वर्स होल्ड गुड फॉर लैगिंग।
However, it is quite essential for companies to factor the impact of relative interest rate, expected currency movements and after tax effect into leading and lagging decision. यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी आप लीडिंग और लैगिंग का डिसीजन लेते हो, जब भी आप ये तय करते हो कि आपको अपने पेमेंट्स को प्रीपोन करना है या पोस्टपोन करना है, तो उसके लिए आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. पहला तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं. ठीक है, आपके रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं. रिलेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो. आप अपनी कंट्री में भी देख रहे हो और आप सामने वाली दूसरी कंट्री में भी देख रहे हो. जिस कंट्री के साथ आप पेमेंट कर रहे हो, डील फाइनल कर रहे हो, उसके साथ उसका भी इंटरेस्ट रेट कितना होगा और आपकी खुद की कंट्री का कितना होगा. रिलेटिव का मतलब ही यही हो गया है ना, कंपैरिजन करके देख रहे हो. दूसरा, एक्सपेक्टेड करेंसी मूवमेंट. अगेन वही चीज़ कि आपकी करेंसी में राइज हो सकता है या फॉल हो सकता है. ठीक है, आपको ये देखना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड करेंसी मूवमेंट आखिर क्या है, क्योंकि उसी के बेस पे तो आप डिसाइड करोगे कि आपको लीड करना है या लैग करना है, प्रीपोन करना है या पोस्टपोन करना है. तो पहली चीज़ आपने क्या देखी, पहली चीज़ आपने देखी इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं रिलेटिवली, अपनी कंट्री में भी और सामने वाली कंट्री में भी. और दूसरा क्या आपने ध्यान दिया, दूसरा आपने ध्यान दिया करेंसी मूवमेंट्स कैसे हैं. आपकी करेंसी फॉल कर सकती है या राइज कर सकती है, उसकी वैल्यू फॉल कर सकती है या राइज कर सकती है. और आखिर में आपने आफ्टर टैक्स इफेक्ट्स देखे, है ना, टैक्स को पेमेंट करने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा आपकी कंपनी पर, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, ये सारे इम्पैक्ट को मेज़र किया और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको लीडिंग के साथ जाना है या लैगिंग के साथ जाना है. आप कौन सा डिसीजन लोगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा. अगर आप प्रीपोन करोगे तो प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए, या पोस्टपोन कर दोगे तो प्रॉफिटेबल होगा. तो ये डिसीजन इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद लिया जाता है. ठीक है. While practicing leading and lagging, the management must realize that the performance measurement of those subsidiaries which were asked to lead payments may suffer as they incur losses on interest receivable and incur interest charges on fund led. यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे कि इन 3 फैक्टर्स को एनालाइज किए बिना आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा लीडिंग एंड लैगिंग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी ही एसोसिएटेड कंपनीज तो है ना, सब्सिडरीज. अभी हमने बात की थी लीडिंग एंड लैगिंग में, हम जैसे कि नेटिंग में विदिन अ ग्रुप बात कर रहे थे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है. हम विदिन अ ग्रुप यहाँ पर भी बात करते हैं, विदिन अ ग्रुप यहाँ पर भी सारी चीज़ें प्रोसेस की जाती हैं. ठीक है, तो जो कंपनीज इन्वॉल्व है वो आपकी ही एसोसिएट्स हैं, आपकी ही सब्सिडरीज हैं, आपकी ही ब्रांचेस हैं. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है ना, वो परफॉर्म कैसा कर रही हैं फिलहाल. उसके बेस पर आप डिसाइड करोगे कि उन्हें पेमेंट्स को लीड करना चाहिए या लैग करना चाहिए, है ना. At times, lead and lag technique may also be constrained by local exchange control regulation. कई बार लीडिंग और लैगिंग को लोकल एक्सचेंज रेगुलेशन जो होता है, कंट्रोल रेगुलेशन, वो चैलेंज करता है. क्यों? क्योंकि लीडिंग और लैगिंग की वजह से अगर एक पार्टी को फ़ायदा होगा तो दूसरी को तो नुकसान होगा ना. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी डीलिंग हो रही है और किसी एक पार्टी को उसमें फ़ायदा हो रहा है, तो उसको होने वाला फ़ायदा किसी दूसरे के लिए तो नुकसान का काम करेगा. तो कई बार जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो लोकल एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेटरीज होती हैं, है ना, रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं. इंडिया में अगर बात की जाए तो आपका फेमा बनाया गया है, आपका RBI है जो रेगुलेट करता है. तो वो भी इन प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखता है, इनको मॉनिटर करता रहता है. ऐसा ना हो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाए, लोग हैरेस करने लगे लीड और लैग करके. जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो छोटी कंपनीज़ को हैरेस करने लगे, है ना, उनका नुकसान होने लगे और बड़ी कंपनीज़ उसका फ़ायदा उठाने लगे. तो उन प्रैक्टिसेस को भी रेगुलेट करना ज़रूरी हो जाता है. तो कई बार लीडिंग और लैगिंग में आपकी जो लोकल एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेटरीज हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं. अगर बहुत ज़्यादा लीडिंग एंड लैगिंग बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशंस में ये देखने को मिलता है. प्रैक्टिसिंग ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग टेक्निक्स इंडीड गोज बियॉन्ड द रियलम ऑफ रिस्क मिनिमाइजेशन. वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि आपका जो लीडिंग एंड लैगिंग है वो रिस्क मिनिमाइजेशन के बियॉन्ड चला जाता है थोड़ा सा, है ना. रिस्क मिनिमाइजेशन का मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना, ना कि दूसरे का नुकसान कराना. लीडिंग और लैगिंग में हम क्या करते हैं, लीडिंग और लैगिंग में हम रिस्क को तो कम करते ही हैं, पर कहीं ना कहीं हम फ़ायदा लेने की भी तो कोशिश करते हैं ना. जो राइज एंड फॉल हो रहा है करेंसी में,
उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेनिफिट उठा रहे हैं तो सामने वाला लॉस उठाएगा। तो जो ये आपका कॉन्सेप्ट है लीडिंग और लैगिंग का, ये अगर देखा जाए तो कई बार रिस्क मिनिमाइजेशन के बियॉन्ड चला जाता है। रिस्क अगर आप अपना मिनिमाइज कर रहे हो वहाँ तक तो बात ठीक है, अपने रिस्क को कम करना ये सबके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, रिस्क मिनिमाइजेशन तो ठीक है, लेकिन रिस्क मिनिमाइजेशन के बियॉन्ड चले जाना और अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का लगातार नुकसान करना ये गलत है। तो लीडिंग और लैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कई बार क्या होता है, आपके रिस्क मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा और आगे निकल जाता है, हम उसमें बेनिफिट ढूंढने लग जाते हैं, है ना। हम रिस्क तो कम कर ही लेते हैं पर उसके आगे फिर हम बेनिफिट देखने लगते हैं कि हम क्या कैसे लीड और लैग का यूज़ करके अपना फ़ायदा ले लें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ये अप्रोच थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर एक कंपनी लगातार किसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगी तो बाकी की जो छोटी कंपनीज है वो हैरस होके उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्टेंस से ही बाहर हो जाएंगी, मार्केट से ही बाहर हो जाएंगी, एक तरह की मोनोपोली आ जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो वो सिचुएशन रोकना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इट अमाउंट्स टू टेकिंग एग्रेसिव इंस्टेंस ऑन फाइनेंसिंग विज़ एंटिसिपेटेड मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आप बहुत एग्रेसिवली काम करते हो और उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड पार्टी को नुकसान होने लगता है। तो ये आपका था लीडिंग और लैगिंग, ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, लीडिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने ट्रांजेक्शन्स को प्रीपोन कर रहे हो, और लैगिंग में अपने ट्रांजेक्शन्स को पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। आपके जितने पेमेंट्स हैं या तो आप उन्हें प्रीपोन कर सकते हो या उन्हें पोस्टपोन कर सकते हो। प्रीपोन करोगे तो लीडिंग, पोस्टपोन करोगे तो लैगिंग। अब हम आते हैं फोर्थ टेक्निक पर। फोर्थ टेक्निक है आपकी प्राइस वेरिएशन, ठीक है। पहला था नेटिंग, दूसरा था मैचिंग, फिर आपका था लीडिंग एंड लैगिंग। अब हम आते हैं प्राइस वेरिएशन पे। प्राइस वेरिएशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, जो आपके प्राइसेस हैं, जो आपकी कीमत है सामान की, उसमें वेरिएशन करना, उसमें परिवर्तन करते रहना, घटाना बढ़ाना, है ना। वेरिएशन करना मीन्स घटाना बढ़ाना, सिचुएशन के हिसाब से प्राइस को घटा बढ़ा देना। अच्छा, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइसेस टू काउंटर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, बट द क्वेश्चन इज वेदर अ फर्म कैन रेज इट्स प्राइस इन टैंडम with anticipated exchange rate movements. This is only possible when the selling company is a market leader. In some South American countries, price increase is the only legally tenable tactic of foreign exchange exposure management. क्या बताया गया है यहाँ पे ये कहा गया है कि हम एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा देते हैं अगर, तो उसे हम कहते हैं प्राइस वेरिएशन। एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, है ना, एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन सपोज आने वाले हैं या आ गए, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से फॉर एग्जांपल आपको नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप क्या करते हो, अपने सेलिंग प्राइसेस को बढ़ा देते हो, है ना। आप अगर कोई सामान बेच रहे हो, आप 50 रुपीज़ का एक यूनिट बेच रहे थे, आपके जो एक्सचेंज रेट थे उसमें आ गए फ्लक्चुएशन और आपको पता चला कि आपको हो रहा है नुकसान, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपने क्या किया, जो 50 रुपीज़ का आप एक यूनिट बेच रहे थे आपने उसको कर दिया 52 रुपीज़, है ना। आपने कह दिया कि अब मैं एक यूनिट 52 रुपीज़ में बेचूंगा, ठीक है। तो वो हो गया प्राइस वेरिएशन, और ये आप किस लिए कर रहे हो, एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए कर रहे हो। एक्सचेंज रेट की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपने सेलिंग प्राइसेस में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या ये परमिसिबल है और क्या ये पॉसिबल है, मतलब बैक टू बैक अपने प्राइसेस में चेंजेस करना। टेंडम मीन्स बैक टू बैक या सीक्वेंस में, है ना। तो सीक्वेंस में या फिर आप क्या बैक टू बैक अपने प्राइसेस में चेंजेस कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है करना मार्केट में। आई होप आपने इकोनॉमिक्स में मार्केट के टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा परफेक्ट मार्केट होती है, मोनोपोली होती है और भी होती है ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। और यहाँ पे हम सिर्फ परफेक्ट और मोनोपोली की अगर बात करें तो परफेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ पर आपका जो प्राइस मेकर होता है वो कौन होता है, वो बायर होता है, सेलर नहीं होता है। सेलर नहीं डिसाइड करता है कि उसे कितने पर सामान बेचना है ना, क्योंकि वहाँ पे फर्म्स बहुत सारी होती हैं, आपके सेलर्स बहुत सारे होते हैं। अगर वहाँ पे सेलर डिसाइड करेगा कि उसे कितने पर सामान बेचना है तो बायर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक मंडी है,
सब्जी मंडी है या किसी भी चीज़ की मंडी है जहाँ पर कोई एक सामान 10 रुपए का बिक रहा है और कोई एक सेलर है जो अपना सामान 12 रुपए में बेच रहा है, तो क्या कोई उससे सामान खरीदेगा जाके? जब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं आपके सामने, तब आप उससे खरीदोगे जहाँ आपको सस्ता मिलेगा, राइट? आप वहाँ से तो नहीं खरीदोगे जहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ प्राइस में वेरिएशन है। तो जिसने प्राइस ज़्यादा कर रखे हैं उसका सामान बिकेगा ही नहीं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो परफेक्ट मार्केट है उसमें जो आपका प्राइस मेकर होता है वो कौन होता है? वो आपका होता है बायर, ना कि सेलर। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली मार्केट की, है ना, मोनोपोली में जो आपके प्राइसेस होते हैं वो कौन सेट करता है? वो सेट करता है आपका सेलर, क्योंकि वो सिंगल सेलर है ना, उसका ही स्वामित्व है पूरे के पूरे बाजार पे, उस अकेले इंडस्ट्री का या उस अकेली कंपनी का स्वामित्व। तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कितने पर बेचना है, क्योंकि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक सिंगल सेलर है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, देखिए लिखा है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन सेलिंग कंपनी इज अ मार्केट लीडर। आप प्राइस में वेरिएशन कर तो सकते हो अपने एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए। अगर एक्सचेंज रेट आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और उसकी वजह से आपको किसी तरह की हानि उठानी पड़ रही है, किसी तरह के आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए डेफिनेटली आप प्राइस वेरिएशन कर सकते हो, अपने प्राइजेस में चेंज कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो? अगर आप मार्केट लीडर हो तो। अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली होगी तो ही आप ऐसा कर सकते हो। अगर मोनोपोली नहीं है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मार्केट है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस वेरिएशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप तो प्राइस सेटर हो ही नहीं, आप तो प्राइस मेकर हो ही नहीं। प्राइस मेकर तो बायर है, तो सेलर का प्राइस मेकर होगा जब मोनोपोली होगी उसकी मार्केट में। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी संभव है जब जो सेलिंग कंपनी होगी, जो विक्रेता कंपनी होगी, अगर वो मार्केट लीडर होगी, अगर उसका अकेले का स्वामित्व होगा पूरे के पूरे बाजार पर, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अपनी कीमतों में उतार चढ़ाव ला सकते हो, बदलाव कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इंटर कंपनी ट्रेड transfer price variation can also be affected as a foreign exposure risk management tool. There is of course a danger here unless the firm maintains arm's length. Price taxation custom authorities may question such variation. अगर आप चेंजेस करते हो, वेरिएशन करते हो, तो ये एक प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके ऊपर कि एक तो आपको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। भाई अपने प्राइसेस बढ़ाओगे तो टैक्स भी तो बढ़ेगा ना आपके ऊपर, तो टैक्सेस की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि प्राइसेस हम बढ़ा रहे हैं तो क्या काउंटर करने के लिए बढ़ा रहे हैं? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की बात आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं सामान बाहर भेजोगे ना, आपकी कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस करके सामान कहीं बाहर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कस्टम इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो कस्टम होता है हमारा पूरा का पूरा, जो इसकी निगरानी करता है, इसकी मॉनिटरिंग करता है, वो अथॉरिटीज़ आप पे क्वेश्चन भी तो रेस करेंगी कि आप आखिर क्यों आप इतना वेरिएशन कर रहे हो, है ना। वहाँ पर भी एक तरह का आपको क्वेश्चनेबल एक वो देखने को मिलेगा माहौल। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपने प्राइजेस में वेरिएशन करते हो। पहला कंडीशन तो ये है कि आप प्राइस में वेरिएशन कर ही नहीं सकते जब तक कि आप मार्केट लीडर ना हो। अगर आप मार्केट लीडर हो, अगर आपकी मोनोपोली है मार्केट में, तभी आप प्राइस वेरिएशन कर सकते हो। प्राइस वेरिएशन अगर आप सपोज आप लीडर हो, आपने प्राइस वेरिएशन कर दिया, तो उस कंडीशन में कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो आपकी कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है प्राइस वेरिएशन में, ठीक है। आई थिंक ये टेक्निक भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। 2 टेक्निक्स बची हैं, छोटी छोटी सी हैं, ख़त्म कर देते हैं आज ही। आपकी नेक्स्ट टेक्निक है इनवॉइसिंग इन फॉरेन करेंसी। इनवॉइस का क्या मतलब होता है? सॉरी, जनरली लोग बिल को इनवॉइस कहते हैं, है ना। जब आप कोई सामान खरीदते हो आपको साथ में एक बिल मिलता है ना, वो इनवॉइस होता है, राइट। एक तरह से देखा जाए तो हाँ, बिल और इनवॉइस ऑलमोस्ट सेम है, पर एक छोटा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि इनवॉइस में जो आपका सेलर होता है, पहली बात तो इनवॉइस सेलर बनाता है किस पर? बायर के ऊपर, ठीक है। बायर के लिए या बायर के ऊपर सेलर बनाता है, ठीक है।
उसमें उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो बायर और सेलर के बीच में होते हैं। अगर आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है तो उसमें आपने कौन सी क्वालिटी का, कौन सी क्वांटिटी का, किस डेट पर, किस टाइम पर, किस शॉप से सामान खरीदा है, वो सारी डिटेलिंग होती है। उसका प्राइस क्या है, उस पर डिस्काउंट कितना लगा, उस पर टैक्स कितना लगा, वो सारी डिटेलिंग होती है उसमें। और इनवॉइस का अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इस कहा जाता है इनवॉइस मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम द बायर। इनवॉइस जब कोई सेलर बनाता है तो मीन्स वो क्या कर रहा होता है, वो उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके अपने मनी की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, किससे, बायर से, कि आप इतना इतना पेमेंट आपको करना है, इतने सामान के बदले ये आप कर दीजिए। तो इनवॉइस क्या होता है, एक तरह का रिक्वेस्ट होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है। अब देखिए इनवॉइसिंग इन फॉरेन करेंसी। जब आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हो तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है ना। करेंसीज दो कंट्रीज की होंगी ऑब्वियसली, तभी फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो इनवॉइसिंग करना फॉरेन करेंसी में, अब आपको ये देखना है कि आप जब दो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो दो अलग अलग कंट्रीज में रह रही हैं, जिनकी करेंसीज अलग अलग हैं, वहाँ पर ये डिसाइड करना कि आप इनवॉइसिंग किस में करोगे। मतलब आप जो बिल तैयार करके दोगे सामने वाले को, वो किस में होगा, उसकी खुद की करेंसी में होगा या आपकी करेंसी में होगा। इसे ही हम कहते हैं इनवॉइसिंग इन फॉरेन करेंसी। पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ गुड्स ऑलवेज फेस अ डिलेमा इन deciding the currency in which the goods are to be involved. It is obvious that sellers always prefer to invoice in their domestic currency or the currency in which they incur cost, so that it avoids foreign exchange exposure. On other hand, buyers will have their own preferences for a particular currency. In the buyer's market, seller hardly has any choice to invoice in his desired currency. At least in such situations, one should choose only the major currency in which forward market are pretty active currencies that are in limited convertibility and with a weak forward market must be shunned. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन पर आइए। इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता जो होते हैं सामान के, वो हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें बिल किस करेंसी में बनाना है, क्योंकि दो अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। भाई इम्पोर्टर अलग कंट्री में रह रहा है, एक्सपोर्टर अलग कंट्री में रह रहा है, तो दोनों की करेंसीज अलग हैं। अब जब दोनों की करेंसीज अलग हैं तो प्रॉब्लम कई बार ये देखने को मिलती है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आखिर बिल बने तो किस करेंसी में बने, जिसमें जिसको पेमेंट रिसीव करनी है उसमें बने या जिसको पेमेंट करनी है उस करेंसी में बने। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका के किसी डीलर से कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो जो इनवॉइस बना के देगा अमेरिका का डीलर, उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो अमेरिकन डॉलर में आपको प्राइस बता दे, और दूसरा ऑप्शन है वो इंडियन रुपीज़ में आपको प्राइस बता दे। आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो रुपीज़ में प्राइस बताए, क्योंकि आप रुपीज़ में डील करते हो तो आप उसमें अच्छे से समझ पाओगे। और जो वहाँ रह रहा है, जो अमेरिकन डीलर है, वो चाहेगा कि वो अमेरिका में प्राइस बताए, अमेरिकन डॉलर में, क्योंकि वो वहाँ रह रहा है, तो उसके लिए उस करेंसी को हैंडल करना और उसमें प्राइस बताना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यही एक डिलेमा देखने को मिलता है कि आखिर कौन सी करेंसी में इनवॉइस बनाया जाए। अब देखिए सेकंड लाइन पर आइए। इट इज़ ऑब्वियस दैट सेलर शुड ऑलवेज प्रेफर टू इनवॉइस इन देयर डोमेस्टिक करेंसी। जो मैंने अभी बोला कि अगर आप अपनी प्रेफरेंस देखोगे, आप अपने व्यू पॉइंट से देखोगे, तो आप कहोगे कि आप इंडियन रुपीज़ में बना के दे दो। लेकिन अगर अमेरिकन जो डीलर है उसकी प्रेफरेंस से देखो तो वो चाहेगा कि अमेरिकन डॉलर में बना के दिया जाए, है ना। तो प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं बायर और सेलर के। अच्छा, और द करेंसी इन विच दे इनकर कॉस्ट, या फिर उस करेंसी में बनाना वो प्रेफर करते हैं, जो सेलर होते हैं वो उस करेंसी में बनाना प्रेफर करते हैं जिसमें उनको कॉस्ट इनकर हो रही होती है। कहने का मतलब है, अगर अमेरिका में आपका सेलर है, उसने वहाँ पर सामान पैक कराया, सपोज उसको उसका प्रोडक्शन कराया, फिर उसकी पैकिंग कराई, फिर उसको वहाँ से शिप कराया, तो उसको जितना भी खर्चा पड़ा, मतलब उसने प्रोड्यूस करा तो उसमें कुछ खर्चा आया होगा, फिर उसने पैकेजिंग कराई उसमें कुछ खर्चा आया होगा, फिर उसने वहाँ से कुरियर किया, शिप किया तो उसमें खर्चा आया होगा, उसने कुछ फ्रेट चुकाया होगा, इंश्योरेंस अगर कराया तो इंश्योरेंस कराया होगा। वो जो खर्चा उसने दिया होगा उस समय पे, वो किस में दिया होगा, यूएस डॉलर में दिया होगा ना। जब अमेरिका में पैकिंग हो रही है, वहाँ से शिप हो रहा है, तो अमेरिकन डॉलर में पेमेंट होगा। तो कई बार जो सेलर होता है वो क्या कोशिश करता है, जिसमें उसने पेमेंट्स की हैं, जिसमें उसने कॉस्ट इनकर की है, वो उसी करेंसी में आपको बिल बना के दे, वो उसी करेंसी में आपको इनवॉइस बना के दे, ठीक है, सो दैट इट अवॉइड्स फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर।
ऑन द अदर हैंड बायर विल हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, है ना, आपके अलग प्रेफरेंसेस होंगे, आप चाहोगे कि आपकी करेंसी में मिल जाए आपको बिल। इन द बायर्स मार्केट अ सेलर हार्डली हैज एनी चॉइस टू इनवॉइस इन डिजायर्ड करेंसी। अब यहाँ पे बायर्स मार्केट का क्या मतलब है, दो टर्म होते हैं बेटा, एक होता है बायर्स मार्केट, एक होता है सेलर्स मार्केट। बायर्स मार्केट होता है जब आपका सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से, ठीक है, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तब आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहोगे बायर्स मार्केट। और अगर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है सेलर्स मार्केट, है ना। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है और आपकी सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ज़्यादा होंगे, भाई जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में उस सामान का प्राइस भी तो ज़्यादा होगा, तो वो मार्केट कहलाएगी सेलर्स मार्केट, क्योंकि उसमें प्रॉफिट किसका हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है सेलर का, ज़्यादा प्राइस में वो सामान बेच रहा है ना, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम होंगे, तो इस वजह से क्या है, ये बायर्स मार्केट है। या आप कह सकते हो जैसे आपका परफेक्ट मार्केट होता है ना, वो बायर्स मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मार्केट बायर्स मार्केट है तो सेलर के लिए फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी डिजायर्ड करेंसी में इनवॉइस बना सके, ठीक है, क्योंकि मार्केट बायर्स की है ना, तो बायर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एट लीस्ट इन सच सिचुएशन वन शुड चूज ओनली द मेजर करेंसी। मेजर करेंसी मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, मेजर करेंसी वो करेंसीज होती हैं जो कॉमनली यूज्ड करेंसीज है, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड करेंसी है वो हमारी मेजर करेंसी कहलाती है, और बाकी सारी क्या कहलाती है, बाकी सारी माइनर करेंसीज कहलाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी कंडीशंस में हम क्या करें, मेजर करेंसी का यूज़ करें, क्योंकि जो मेजर करेंसी है एक तो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, भाई मेजर करेंसी है कॉमनली यूज्ड है तो सभी देशों में सभी मार्केट्स में अवेलेबल होगी, तो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, पहला चीज़। दूसरा, उसकी कन्वर्टिबिलिटी ईजी होगी, आप उसको ईजिली कन्वर्ट करा सकते हो किसी भी बैंक में जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भाई कॉमनली यूज्ड है तो कोई भी बैंक उसे ईजिली कन्वर्ट कर देगा जो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में। और अगर आपकी माइनर करेंसी है तो उसमें कन्वर्जन में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो करेंसी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, है ना, पॉपुलर नहीं होती है, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, आपको मेजर करेंसी में अपने बिल को बना देना चाहिए, ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड करेंसी है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, आप उस करेंसी में अपना बिल, अपना इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। Currencies that are of limited convertibility and with a weak forward market must be shunned. Shunned means दूर रहना, है ना, दूर रखना या दूरी बना के रखना। तो जो करेंसीज लिमिटेड कन्वर्टेबल होती है, जिनमें कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो करेंसीज जो कॉमनली यूज्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जिनमें कन्वर्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, और जहाँ पर आपकी फॉरवर्ड मार्केट वीक है, उन करेंसीज से हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए, उन करेंसीज में हमें अपनी इनवॉइसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इनवॉइसिंग इन फॉरेन करेंसी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इनवॉइसिंग मीन्स आपका बिल बनाना, है ना, इनवॉइस बनाना फॉरेन करेंसी में। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाओगे। 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला तो यही बताया गया है कि बायर चाहेगा उसके करेंसी में बने, सेलर चाहेगा उसकी करेंसी में बने, पर आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट कौन सा है। अगर बायर्स मार्केट है, इसकी चलेगी तो बायर की चलेगी, फिर सेलर की डिजायर्ड करेंसी में नहीं बन सकता बिल, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और इसकी ऑपोजिट कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी ऑपोजिट कंडीशन में सेलर अपनी डिजायर्ड करेंसी में बना सकता है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है मार्केट में, है ना, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब हम आते हैं हमारी लास्ट हेडिंग पे, जो कि है आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये आपकी लास्ट टेक्निक है। क्या बताया गया यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड टू मैनेज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो एक्सपोजर बाय एग्रेसिवली शिफ्टिंग कैश इनफ्लोज इनटू करेंसीज expected to be strong or increase exposed cash outflows denominated in weak currencies. Alternatively, a firm may practice defensive approach, matching of cash inflows and outflows according to currency denomination, irrespective of whether they are in weak or strong currencies. As a part of aggressive financing policy, companies may prefer increase their exposure
under cash flow, debts, receivables in a strong currency, and increase borrowing, trade credit in weak currency. Simultaneously, they reduce exposed borrowings and trade creditors in strong currency. सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है. एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, पहली बात तो क्या होता है आपको पता होगा. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये तो होपफुली आपको पता होगा. बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट होता है हमारा, वो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, है ना. हम देखते हैं एसेट्स कितनी है हमारे पास और लाइबिलिटीज़ कितनी है. इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं हमारे एक्सपेंसेस कितने थे और इनकम्स कितनी थी और उसके बेस पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है. और कैश फ्लो हमारा होता है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं, मतलब हमारे बिजनेस से कितना कैश बाहर गया है और हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है, मतलब हमें कितना रिसीव हुआ है और कितना हमने पेमेंट किया है कैश में. ये 3-4 स्टेटमेंट्स बनते हैं आपकी बिजनेस में. आपके जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को जानने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस को जानने के लिए ये 2-3 स्टेटमेंट्स बना के तैयार करते हैं. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अगर अपने एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंसीज में, जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है तो उसका असर एक करेंसी पे फेवरेबल होता है और दूसरी करेंसी पे अनफेवरेबल होता है. एक्सचेंज रेट की बात हम जब करते हैं तो 2 करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट. तो जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है तो किसी एक करेंसी पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है और किसी एक करेंसी पर उसका फेवरेबल इम्पैक्ट होता है, राइट. अगर अभी आपका चल रहा है $1 70 का चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज़, और कल हो जाए $1 इक्वल्स टू 69 रुपीज़, तो इसका क्या मतलब हुआ. अगर $1 आज 70 रुपये का है और कल हो जाए 69 का, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना. हमारा जो रुपी है वो स्ट्रॉन्ग हो गया और इसका इम्पैक्ट डॉलर पे क्या पड़ा, डॉलर वीक हो गया. तो एक करेंसी का फेवरेबल इम्पैक्ट मीन्स दूसरी करेंसी पर अनफेवरेबल इम्पैक्ट, राइट. यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो हमें पेमेंट्स करनी है, उनको अगर हम वीक करेंसी में करें, है ना, उनको हम वीक करेंसी में करें, और जो हमें पेमेंट्स मिलनी है और जो हमारी एसेट्स हैं उनको अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंसी में करें, तो ये हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा. क्योंकि जब हम अपनी एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमें जो मिलने वाली रिसीविंग है हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंसी में लेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे. और दूसरी तरफ जो हमें पेमेंट्स करनी है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम वीक करेंसी में करें तो इसका असर क्या होगा, हमें पेमेंट कम करना पड़ेगा ना. हम वीक करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली, तो उसका हमारे बिजनेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा. मैं लाइन पढ़ देती हूँ आपको, फिर क्लियर हो जाएगा एकदम. A firm may practice defensive approach, matching of cash inflows and outflows according to currency denomination, irrespective of whether they are in strong and weak currencies. आपको ये देखना पड़ेगा कि strong condition में है या weak condition में है. उसके बेस पर आप क्या करोगे, डिफेंसिव अप्रोच को अपनाओगे. उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना बचाव करोगे. किससे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वाले पैराग्राफ में आइए. एज अ पार्ट ऑफ एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी, कंपनीज में प्रेफर टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर अंडर कैश फ्लो, डेट्स एंड रिसीवेबल्स. ये जितने आपके हैं डेट्स एंड रिसीवेबल्स, है ना, इन स्ट्रॉन्ग करेंसीज. आप रिसीविंग ले रहे हो, आपको जो डेट्स आपने दे रखे थे जब आप वो रिसीव कर रहे हो तो आप किस में आप ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग करेंसी में. ठीक है, और आपकी जो बोरोइंग्स हैं, इंक्रीज्ड बोरोइंग्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, ये आपके क्या है, ये लाइबिलिटीज़ है ना, तो ये आप किस में कर रहे हो, ये वीक करेंसी में कर रहे हो. समझ में आया. जो आपको मिलने वाला पैसा है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी में, और जो देने वाला है ना, जो आपके पेमेंट्स हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो डेट्स आपको पे करने हैं, वो आप किस में कर रहे हो, वीक करेंसी में कर रहे हो. तो इससे क्या हो जाएगा, दे रिड्यूस एक्सपोज्ड बोरोइंग एंड ट्रेड क्रेडिटर्स इन स्ट्रॉन्ग करेंसी. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जितना एक्सपोजर होगा वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा. आपको जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो आपस में सेट ऑफ हो जाएगा. यही बात यहाँ पे बताई गई है. तो ये आपका हो गया एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट. होपफुली ये क्लियर हो गया होगा. कल हमने नेटिंग और मैचिंग किया था, उसके बाद हमने किया लीडिंग और लैगिंग. लीडिंग में हमने करा प्रीपोन, लैगिंग में किया पोस्टपोन, अपने ट्रांजेक्शन्स को और अपने पेमेंट्स को.
उसके बाद प्राइस वेरिएशन में हमने क्या किया, अपने प्राइजेस को चेंज कर दिया, है ना। एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए हमने अपने सेलिंग प्राइजेस में चेंजेस कर दिए, सेलिंग प्राइजेस को बढ़ा दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। उसके बाद हमारा आया इनवॉइसिंग इन फॉरेन करेंसी, जिसमें हमने ये डिसाइड करा कि हम आखिर बिल किस में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें आपने क्या किया, अपनी एसेट और लायबिलिटी को करेंसीज के अकॉर्डिंग मैनेज करना स्टार्ट किया। मतलब करेंसी आपकी वीक है या स्ट्रांग है, इसके हिसाब से आपने चेंजेस करने स्टार्ट किए। तो ये आपका था इंटरनल टेक्निक्स।